नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जो कि इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके पहले आप अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़े हुए होते हो। ठीक है, मैथ आती है तो मैथ को आप पढ़े हुए होते हो, मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश, साइंस, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें क्या है, आप स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ कहीं ना कहीं आप इन सारी सब्जेक्टों को पढ़े हुए होते हो। लेकिन रीजनिंग मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कंपटीशन में आने के पहले कभी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बात करें कि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती है? जैसे एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी क्या है, ये रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। ठीक है, आप जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक में भी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, जैसे स्टेट में आए तो स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में एमपी पुलिस में भी रीजनिंग पूछी जाती है। एमपी एसआई में रीजनिंग पूछी जाती है। एमपी पटवारी एमपी पटवारी में इससे पहले रीजनिंग नहीं आती थी, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें रीजनिंग को जोड़ दिया गया है। ठीक है, कल के नोटिफिकेशन में 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका 2022 का करीब कितने 2700 के आसपास पोस्ट है, किसमें, पटवारी में, उसमें भी रीजनिंग को क्या किया है, ऐड कर दिया है। मतलब इसमें रीजनिंग को देखो तो आपका एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, जैसे एमपी पीएससी वगैरह हो गया तो उसमें भी सी सेट में रीजनिंग का लेवल रहता है। मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है ना कहेंगे जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हो गया, इसमें रीजनिंग नहीं आती है, एक दो सब्जेक्ट में, एक दो एग्जाम में, बाकी हर एक एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग के टोटल 35-40 चैप्टर होते हैं, जो दो पार्ट में होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल होती है। तो इसमें से वर्बल का जो है तो कम से कम 25-26 चैप्टर वर्बल का है, और नॉन वर्बल में भी 7-8 चैप्टर हैं। ऐसे करके 30-32 चैप्टर जो होता है उसको अपन कवर करेंगे। मतलब एक एक लेक्चर, मतलब जैसे अभी आज हम सोच रहे हैं कि अभी आज अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला स्टार्ट करें, वर्णमाला को 2-3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ऐसे करके पूरे चैप्टरों को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये किसी भी एग्जाम की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो रीजनिंग के वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, खासकर जो बिगिनर हैं उनके लिए, और जैसे मान लीजिए जिनका वो हो गया है, जो एक बार सिलेबस कर चुके हैं, उनके लिए जो प्रैक्टिस वाला बैच आएगा, सेशन आएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम एक बात करते हैं किसकी, रीजनिंग में चैप्टर जो है हमारा वर्णमाला, इसको इंग्लिश से बोलते हैं अल्फ़ाबेट। वर्णमाला, वर्णमाला यानी हम क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्णमाला क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो कितने अक्षर होते हैं, 26, ए बी सी डी ई, एक मिनट पेड़ ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये क्यू हुआ, क्यू आर एस टी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, तो ये क्या है, इसको नंबरिंग देखो तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ पे, इसकी नंबरिंग देखो क्या है कि जो वर्णमाला है तो वर्णमाला की नंबरिंग यदि आप याद कर लेते हो तो वर्णमाला चैप्टर तो आपका फिनिश होगा ही होगा। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें भी इसकी रैंकिंग की क्या है, आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इसकी रैंकिंग देखो तो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हमारा अल्फ़ाबेट है, नंबर है, ये नंबर को याद कैसे करना है हम अभी आपको याद करवाते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है, ठीक है, ये नंबरिंग आपको पता भी रही होगी पहले भी, लेकिन अब हम इसको कैसे याद करेंगे देखना। अब देखना यहाँ पे क्या है कि ए
BCDEFGHIJKLM। एम के बाद फिर यहाँ करो NOPQRSTUVWXY और ये जेड। ये जो नंबर हैं, अब इन नंबरों को हमको याद करना है। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये डी तक, डी मतलब कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे डी आता है, 3 नंबर पे सी आता है, 4 नंबर पे डी आता है, 3 नंबर पे सी आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 1 नंबर पे ए आता है। इसको आपको बिना किसी भी टेक्निक के भी याद रहता है। अब बात आती है कहाँ? ई पर। तो एक टेक्निक, एक ट्रिक होती है ई ज्योति। ई ज्योति, तो ई किस नंबर पे? मान लो 5, तो इसका 10, इसका कितना? 15, इसका 20 और बाई का 25। मतलब क्या? ई ज्योति मतलब क्या कि ई जो है किस नंबर पे? 5, जे किस नंबर पे? 10, ओ किस नंबर पे? 15, टी किस नंबर पे? 20 और बाई किस नंबर पे? 25। इस ई ज्योति के कोड से आप कितने याद कर लिए? 5। ठीक है, 5 हो गया, मतलब ई जे ओ टी और बाई, ई ज्योति हो गया। ठीक है, अब इसके पहले देखो तो 1 से लेकर के ये 5 तक ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब 26 वर्ड में से 9 वर्ड आप याद कर लिए हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस नंबर को देखें एफ को, तो जो आपका एफ है, तो एफ किस नंबर पे आता है? देखो एफ को बनाने के लिए आप एफ ऐसा भी बना सकते हो। तो यदि आप एफ को यदि ऐसे जोड़ दो तो ये देखो कुछ 6 टाइप का दिखता है। ठीक है, जब यदि ये एफ आप ऐसे टाइप का जोड़ दो, देखो इसमें कुछ 6 टाइप का दिखता है, तो 6 नंबर पे एफ हो जाएगा। जी पे चलें तो जी देखो जब ऐसे लिखा जाता है तो यहां से ये 7 नंबर दिखता है। ठीक है, यहां जैसे जी है ना, तो जी में जी लिखते समय ये 7 बन जाता है यहाँ पे, तो ये जी किस नंबर पे? 7 नंबर पे हो गया। अब यहाँ पे देखो तो एच जो लिखा हुआ है, एच ऐसे लिखा जाता है। यदि एच को क्या करो, ऐसे जोड़ दो ऊपर नीचे, 1 मिनट, एच यदि आप ऐसे जोड़ दो ऊपर नीचे तो ये 8 टाइप का दिखता है। तो एच किस नंबर पे? 8 नंबर पे। थर्ड टाइप की जो एबीसीडी होती है उसमें आई ऐसे बनाया जाता है, तो आई मतलब 9 हो गया। ई ज्योति से जे 10वें नंबर पे है। जब 10वें, देखो ये क्या होता है, ये जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश के 26 अक्षर में से 13 अक्षर 2 पार्ट में अगर बांट दो तो 13 दूना 26, तो ये 13 अक्षर ये हो गए और 13 अक्षर ये हो गए। ठीक है, इस 13 अक्षर को क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेप। इस 13 अक्षर को क्या बोला जाता है? सेकंड स्टेप। यहां पे देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे लास्ट नंबर कौन सा है? एम है। तो फर्स्ट स्टेप का सबसे लास्ट नंबर एम होता है। एम किस नंबर पे आएगा? टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 13वें नंबर पे। तो यम के पहले क्या होता है? एल होता है, तो एल किस नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे। के की बात करें तो के देखो, के लिखते समय ये 2 लाइन आ रही है, 2 लाइन तो मतलब 1 और 1, ये 2 लाइन सीधा कर दो तो ये के किस नंबर पे आ जाएगा? 11वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एन जो है, तो एन जो सेकंड स्टेप का कौन सा नंबर है? पहला नंबर है, तो एन 14वें नंबर पे आ जाएगा। पी जो है, इस ज्योति में ओ जो आता है 15वें नंबर पे होता है, तो जब ओ 15वें नंबर पर है तो पी किस नंबर पे हो जाएगा? 16। ठीक है, क्यू किस नंबर पे हो जाएगा? 17। आर, ठीक है, खतरा 17, इसको जोड़ देते हैं, खतरा, तो 17 नंबर पे आता है क्यू। ठीक है, अब यस आर है, तो जब क्यू खतरा 17 नंबर पे है तो आर कितने नंबर पे होगा? 18। यस की बात करें तो यस मतलब शादी अगर स्टार्ट करो तो शादी को भी यस से ही
लिखते हो तो शादी की उम्र कितनी मानी गई है? 18 के बाद। तो 18 के बाद मतलब कितना? 19। तो शादी, यस से शादी मतलब 19 वर्ष में। टी मतलब 20, टी से 20 मतलब इजोटी से भी ले आओगे अगर यहाँ से इजोटी से भी, तो टी किस नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। अब यू और भी की बात करें, यदि यू और भी की, तो यू भी इंडियन प्लेयर जो हमारे हैं, तो इंडियन प्लेयर में एक खिलाड़ी का नाम है यूवी, मतलब युवराज सिंह। युवराज सिंह को यूवी के नाम से जानते हैं, यूवी। मतलब इसको कोडिंग ऐसे करते हैं कि युवराज सिंह जब से आए हैं तो अभी तक कितने साल के दिखते हैं? 21 और 22 साल के। तो यू कितने वर्ष? ये यू का नंबर 21 और वी का नंबर कितना? 22। ये जेड है, सबसे लास्ट अंक है, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 26 नंबर हो जाएगा। और इसके ऊपर जब इस जोटी में बाई जो है आपका 25वें नंबर पर होगा तो एक्स 24 और डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है। ये देखो, ये हमारी जो रैंकिंग है एक से लेकर के, ए से लेकर के कहां तक? जेड तक, 26 अक्षर तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब ये याद हो जाता है तो एक चीज क्या होती है? इसका अपोजिट याद करना होता है। तो अपोजिट कैसे याद करोगे? देखो अपोजिट में तो जैसे लिखा हुआ है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अपोजिट याद करने के लिए जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहां पर ए, जेड का अपोजिट हो जाएगा ए, बाई का बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल देखो यहाँ पे अगर यदि अपोजिट रैंकिंग की बात करें वर्णमाला में अपोजिट रैंकिंग में देखो तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड, बी का अपोजिट क्या होगा? बाई, सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू, है ना। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। ऐसे करके जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ पे एम का अपोजिट होता है एन, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम। ऐसे करके सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? अपोजिट वही नंबर होंगे जब दोनों नंबर को जोड़ करके, जैसे एक का नंबरिंग क्या होता है? ए का 1 होता है और जेड का कितना होता है? 26 होता है। बी का 2 होता है और बाई का कितना होता है? 25 होता है। एक्स का कितना होता है? 24 होता है। और सी का कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपोजिट नंबर जो होते हैं तो उन दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद एडिशन कितना आना चाहिए? 27। कितना आना चाहिए? 27। इसमें भी देखो 26 से 27, 25 2 27, 24 3 27, और यहाँ पे हो जाएगा 23 4 27। ऐसे करके यहाँ भी हो जाएगा आपका, ये कौन सा नंबर होता है? 13 नंबर होता है। ये 14 नंबर पे होता है। 13 और 14 जोड़ोगे तो 27 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 और यहाँ पे 13। सभी नंबरों को जोड़ोगे तो 13 14 के बीच में एक आध नंबर और चेक कर लो। यू का कितना होता है? 21 होता है। एफ का कितना होता है? 6। इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, ये होता है अपोजिट नंबरों का अपोजिट होता है। ये भी आपको क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में से आपको दिया जाएगा। और इसके बाद देखो तो जो आपका ये होता है ए से लेकर के जेड तक, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। यम तक, यहाँ तक कितने वर्ड होते हैं? 13। और यहाँ से जेड तक कितने वर्ड होते हैं? 13। 13 दूना 26। इसको इंग्लिश से ए से लेकर के एम तक को बोला जाता है
प्रथम अर्थांश भी बोला जाता है, इसको पूर्वार्ध भी कहा जाता है और इसको फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार कोई भी नाम देगा, जैसे पूर्वार्ध बोला गया है मतलब बात हुई है ए से लेकर के यम तक की, प्रथम अर्धांश बोला गया है उसमें भी यही बात है कि ए से यम तक की बात हुई है। अगर कहीं पर फर्स्ट स्टेप या लिख करके ऐसे देता है तो वो भी एक ही बात होती है। दूसरे पार्ट की बात करें कि एन से लेकर के जब जेड तक की चर्चा की जाएगी तो एन से लेकर के जेड तक में क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, उत्तरार्ध बोला जाता है। और क्या बोला जा सकता है, इसको द्वितीय अर्धांश बोला जाता है और इसको सेकंड स्टेप भी बोला जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन पे। ये अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आओ देखो क्या कहता है। ये ऊपर अल्फाबेट पूरा लिखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक क्वेश्चन में ही लिखा था। यदि क्वेश्चन में ना भी लिखा रहता तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला तो पता है कौन सा होता है, ए से लेकर के जेड तक को ही अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, इसी को अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, समझना, कौन सा बाएं से सातवें के 15वां है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए पे टी, बी ऑप्शन पे वी है, सी ऑप्शन पे यू है और डी ऑप्शन पे एच दिया गया है। ठीक है, यहां पे देखो कि बायां दायां कैसे क्लियर करोगे, तो जैसे आप जैसे ऐसे खड़े हो गए ना, तो ये बायां साइड, इस साइड से इधर जब जाओगे तो बायां होगा और इधर से इस साइड जब जाओगे तो दायां होगा। तो मतलब इसका मतलब कि यहां से इस साइड ये क्या है, राइट मतलब दायां है, इसको राइट कहेंगे, और इधर से इस साइड जब जाओगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट यानी होता है दायां, दायां। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पे चलो फोकस करते हैं। बायां दायां जो लिखे हैं, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा। देखो तो ये क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कहां से, बाएं से सातवां, तो बायां यही है। अब यहां से देखो बाएं से सातवें नंबर पे कौन है, सातवें नंबर पर है तुम्हारा जी। ठीक है, बाएं से सातवें के 15वां कौन है, ये सातवां हुआ और इसका 15 नंबर और आगे आपको जाना है। तो सातवें ए से लेकर के सातवें नंबर तक गए आप, फिर यहां से इसके 15वें और आगे जाना है, मतलब 15 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 नंबर पर अल्फाबेट में कौन सा नंबर आता है, तो यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर, तो ये वी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इस फर्स्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने के 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये लिखा हुआ है ए से लेकर के जेड तक, तो ये प्रथम अर्धांश कहाँ तक होगा, ये क्या बोला जाता है, ये है आपका प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश को क्या बोल रहा है, उल्टे क्रम में लिख दो। उल्टे क्रम में चलो लिख देते हैं, उल्टे क्रम में लिखना है। चलो तो उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब क्या, यम यहाँ पे रहेगा, एम यहाँ पे, और ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि एम के बाद क्या आता है, यन। तो यहां से ये वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप सेम रहेगा, क्या रहेगा, NOPQRSTUVW X Y और Z। लेकिन पहला स्टेप जो हमारा यहां से शुरू होता है ABCDEFG, तो यम, तो यम क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये इस साइड से हो जाएगा, यम इस साइड से, तो कैसे ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ, यम से, तो यम हुआ। ठीक है,
ये हुआ तुम्हारा सीरीज। तो यहाँ तक क्या हुआ, इसको उलट दिया गया। अब उलटने के बाद क्या बोल रहा है देखो, तो दाहिने के 7वें अक्षर, तो दाहिना क्या है आपका, ये वाला दाहिना है, दाहिने के 7वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें अक्षर पे क्या है, टी है। फिर क्या लिखा है, तो दाहिने के 7वें अक्षर के बाएं 11वां कौन सा होगा, तो बायां कौन है, इस साइड से 11वें नंबर को देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या आ रहा, ई। मतलब कुल मिलाकर के आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई। ई मतलब ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। क्या है कि आज अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो पहला पार्ट था, जो पहला पार्ट अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसमें कंसेप्ट में आपको बताया हूं किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये केवल टाइप फर्स्ट हुआ है अभी, जो रीजनिंग का वर्णमाला चैप्टर है जो, इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जितने टाइप के, तो लगभग 5-6 पार्ट में बनेगा, 4 से 5 पार्ट में बनेगा। तो इसको हम ज़्यादा क्या है कि जब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से केवल 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इसके आगे हम आपको अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।